नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इस समय जब हम इस दो टूक के शो के लिए बैठे हैं तो भारत के दोस्त रूस के राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे लंबे समय तक किसी देश का नेतृत्व करने वाले शक्तिशाली रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ चुके हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो दोस्ती है उसको लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है और ये दोस्ती दो व्यक्तियों के बीच नहीं, दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच नहीं, बल्कि ये दोस्ती दो देशों के बीच है। और भारत और रूस के जो रिश्ते हैं ये कितने प्रगाढ़ हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में ये रिश्ते कितने और प्रगाढ़ हुए हैं, इसकी एक झलक आज तब मिली जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचे। उनका विशेष विमान जब हवाई अड्डे पर लैंड किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद व्लादिमीर पुतिन और अपने दोस्त को की अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। सुबह से खबरें आ रही थी कि शायद विदेश मंत्री जाएंगे व्लादिमीर पुतिन का जो है स्वागत करने के लिए, लेकिन देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एयरपोर्ट की तरफ मुड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए अपने दोस्त की अगवानी की। ऐसा कम होता है, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार प्रोटोकॉल तोड़े हैं और अपने मेहमानों का स्वागत किया है, दिल खोल कर स्वागत किया है, लेकिन ये तो रूस के राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन। और रूस एक ऐसा देश जो हर संकट की घड़ी में भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा है और इसीलिए ये दोनों नेता जब मिले तो दोनों देशों के रिश्तों में जो गर्माहट है, वो गर्मजोशी, दिल्ली के जो ठंड भरा माहौल है, दिल्ली का जो ठंडा माहौल है, दिल्ली में जिस तरह की सर्दी है, उस सर्दी के बीच भी इन रिश्तों की गर्माहट को महसूस किया जा सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन एक ही गाड़ी में सवार होकर निकले और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन सीधे प्रधानमंत्री निवास गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपने घर लेकर गए और प्रधानमंत्री निवास को पूरी तरह दुल्हन की तरह सजाया गया था। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये एयरपोर्ट के हैं। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ने जिस तरह से उनका स्वागत किया, लेकिन स्वागत सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ बल्कि देश के कई हिस्सों में और खासकर वाराणसी में। जी हां, वाराणसी में तो बाकायदा जो घाट थे, गंगा घाट, जहां पर रोज शाम आरती होती है, उन आरतियों में भी प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत वहां पर किया गया। लेकिन ये जो रिश्ते हैं यहां से आगे बढ़ेंगे ये सभी जानते हैं, क्योंकि ये जो व्लादिमीर पुतिन आए हैं उनके साथ एक प्रतिनिधि मंडल आया जिसमें 7 बड़े मंत्री हैं। सोचिए कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी सरकार के 7 बड़े मंत्री भारत आए हैं, तो सोचिए कि ये कितना अहम दौरा है। और जब कल से आधिकारिक रूप से बातचीत शुरू होगी तो ऐसा माना जा रहा है कि न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, बल्कि टेक्नोलॉजी और निवेश के क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में जो है दोनों देशों के बीच कुछ बहुत बड़े ऐलान हो सकते हैं। इन सब पर हम चर्चा लगातार करेंगे। सुबह से लगभग इन विषयों पर चर्चा चल रही है, लेकिन उससे पहले एक और विषय है जिस पर आज चर्चा जरूरी है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आने से, उनके इस भारत के दौरे से पूरे देश में तो लोग खुश हैं, लेकिन दुनिया के कई हिस्से हैं और भारत में भी कई किस्से हैं जहां परेशानियां हैं। तो आज दो टूक में उन सब पे चर्चा जरूरी है। दोस्ती दमदार, वो क्यों बेकरार, आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। ये दोस्ती जो है दमदार है, बरकरार है, लेकिन कौन इस दोस्ती से बेकरार है? क्योंकि देखिए ना, रूस के राष्ट्रपति का भारत दौरा जो है उसको लेकर के, ये कितना अहम दौरा है, इसको लेकर के अमेरिका के अखबारों में लगातार संपादकीय लिखे जा रहे हैं, लेख लिखे जा रहे हैं। और अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अगर बात करें, जर्मनी में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, सब जगह व्लादिमीर पुतिन के इस भारत दौरे की चर्चा हो रही है। और इस चर्चा का एक एंगल यह भी है कि इस समय रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है
3 साल से यह युद्ध चल रहा है और ऐसे में पश्चिम के ज्यादातर देशों की, यूं कहना चाहिए कि रूस उनके निशाने पर है। ऐसे में जब व्लादिमीर पुतिन अपने दोस्त से मिलने भारत आते हैं तो फिर इन तमाम देशों में जो रिएक्शन हो रहे हैं, जो बेकरारी हो रही है, उस बेकरारी पर दुनिया की निगाहें हैं। जैसे ये भी बता दूं कि यूक्रेन और रूस के बीच जब युद्ध शुरू हुआ, उस युद्ध शुरू होने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह पहला भारत दौरा है। इसलिए इस दौरे को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि इस दौरे को लेकर जो चर्चा चल रही है वो भारत में भी चल रही है, दुनिया में भी चल रही है। लेकिन इस दौरे को लेकर बेकरारी भी बहुत है। पश्चिम के देशों में बेकरारी है, अमेरिका में कुछ बेकरारी है, कुछ चीन और पाकिस्तान में भी बेकरारी है। लेकिन भारत में विपक्ष में भी बेकरारी है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत में विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी ने दरअसल एक ऐसा बयान दिया है जो इस मौके पर कम से कम उन्हें नहीं देना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी जाने ही जाते हैं ऐसे मौकों पर इस तरह के बयान देने के लिए। वो बयान मैं आपको सुनवाऊंगा। दरअसल राहुल गांधी ने यह सीधा सीधा आरोप लगाया है कि भारत में जब दुनिया के नेता आते हैं तब जो है विपक्ष के नेताओं को उनसे मिलने से रोका जाता है, क्योंकि दरअसल व्लादिमीर पुतिन का जो 2 दिन का कार्यक्रम है, इसकी आइटनरी में राहुल गांधी से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं तय हुआ है। अब राहुल गांधी उसको लेकर सीधा सीधा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दरअसल विपक्ष से मिलने नहीं दिया जाता है क्योंकि ये सरकार जो है वो असुरक्षा की भावना से घिरी हुई है। तो आज दो टूक में इस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि आखिर दो मित्र देश मिल रहे हैं और उन 2 मित्र देशों में जो राजनीति चल रही है उस पर भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। इसलिए आज राहुल गांधी के इस बयान का फैक्ट चेक भी करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई भारत की सरकार इतनी असुरक्षित है कि कोई विदेशी मेहमान आता है तो राहुल गांधी को उनके सामने ले जाने से रोक दिया जाता है। इन सब पर चर्चा करेंगे। उससे पहले राहुल गांधी के बयान सुनिए और साथ साथ ये भी सुनिए कि उसको लेकर बीजेपी ने किस तरह से पलटवार किया। सुनिए जरा। मास्को से आया हमारा दोस्त को सलाम कर। हम लोग सलाम करते हैं रशिया को। हर मोड़ पर हमारे साथ खड़ा रहा है। पुतिन साहब तो मोदी जी के दोस्त हैं। माननीय पुतिन जी अपने इंडिया के दौरे पर आए, भारत के टूर पर आए हैं और ये अनेक विषय पर मतलब चर्चा होगी। यहाँ भारत और रशिया में जो व्यापार है, व्यापार में बहुत बढ़ोतरी होगी और दोनों देशों को उसका फायदा होने वाला है। काफ़ी समझौते होंगे, काफ़ी भारत और रूस के रिश्तों में और ऊंचाइयां आएगी और निश्चित तौर से दोनों देशों के भविष्य के लिए, उनके हितों के लिए और द्विपक्षीय चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र हो, चाहे सामरिक हो, उन सब में निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक सफलता मिलेगी। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। जिन डेलीगेशन ने राहुल जी से मुलाकात करने की इच्छा जताई, राहुल जी की उनसे मुलाकात हुई है। दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हों, उसी दिन इस प्रकार की कंट्रोवर्सी खड़ी करके देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास राहुल जी से हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वो एक एलओपी है और एलओपी को हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना चाहिए। इतने सालों से जब भी कोई डिग्निटरी आते हैं तो एलओपी से मिलते हैं, ये प्रोटोकॉल है। तो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने का और इसका रिवर्सल करने का क्या फ़ायदा है? मतलब ये इनसिक्योरिटी हो सकती है और क्या हो सकता है? मैं श्री राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी जी ने MEA के जरिए रिक्वेस्ट की थी या रशियन एम्बेसी के जरिए अपॉइंटमेंट सूट किया था?
जब वो विदेश जाते हैं तो क्या MEA के जरिए अपना निवेदन भेजते हैं, रिक्वेस्ट लेटर भेजते हैं, या वहाँ के प्रधानमंत्री से सीधे अपॉइंटमेंट सीख करते हैं? श्री राहुल गांधी ये भी स्पष्ट है। एक की परंपरा थी वो जहाँ पक्ष से मिलते थे वहीं विपक्षी नेताओं से भी मिलते थे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन परंपराओं को बदल रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन को स्वागत करना चाहिए और इस समय भी ऐसी नकारात्मक सोच को लेकर सबके समक्ष नहीं जाना चाहिए। तो आपने तमाम बयान सुने। हालांकि राहुल गांधी के बयान की टाइमिंग गलत है, लेकिन क्योंकि विपक्ष के नेता हैं इसलिए हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। भले ही ये टाइमिंग गलत हो सकती है आज जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में हैं, तो इस वक्त जो है भारत और रूस के रिश्तों पर चर्चा होनी चाहिए, इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन फिर से कह रहा हूं, आखिर राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष के नेता अगर कुछ कहते हैं तो उनकी बात पर जरूर तवज्जो देते हुए उस पर डिस्कशन भी होना चाहिए। तो मेरे साथ 4 मेहमान आज डिबेट में जो है मौजूद हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ राधिका खेड़ा जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है राधिका खेड़ा। तहसीन पूनावाला मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है तहसीन पूनावाला जी। मेरे साथ अशोक सज्जनहार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ राजनयिक हैं अशोक सज्जनहार जी। और समीर चौगांवकर जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं शुरुआत राधिका खेड़ा जी और तहसीन पूनावाला जी 1.5 मिनट में आप दोनों को दूंगा, दोनों अपनी बात रखें। मुझे याद है कि जब कभी ऐसा विषय होता है तो तहसीन पूनावाला कहते हैं मैं विपक्ष में तो हूँ लेकिन भारत के विपक्ष में नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तहसीन ये आपके लिए आज ये जिम्मेदारी निभाना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी का बयान, तहसीन पूनावाला, क्या टाइमिंग गलत है या कंटेंट ही गलत है? थैंक यू शुक्र जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। सबसे पहले तो राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत है भारत में। भारत और रशिया के ऐतिहासिक रिश्ते जैसे आपने ओपनिंग में कहा था, और हम उम्मीद करते हैं कि रिश्ते और भी आगे बढ़े और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रिश्ते आगे बढ़े। 2 या 3 चीज़ जो माननीय विपक्ष के नेता ने कहा वो उसको सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए कि किसी गेस्ट के, हर कॉन्टेक्स्ट में विपक्ष को साइडलाइन किया जा रहा है। ये एक पैटर्न है इस सरकार के साथ। मुझे याद है जब बांग्लादेश के साथ एनक्लेव्स एक्सचेंज होने वाले थे, फिर वो हुए जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने, पर उस वक्त भाजपा विपक्ष में थी। आईबी चीफ को भेजा गया था, उस वक्त राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे बीजेपी के, कि उनको जाकर ब्रीफ करे कॉन्क्लेव्स का एक्सचेंज कैसे होगा। हर ब्रीफिंग के अंदर सुषमा जी, अरुण जेटली जी, उनको रखा जाता था। जब भी कोई फॉरेन डिग्निटी आते थे उनको बुलाया जाता था, और कई तस्वीरें उनके राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री जी जो बैंक्वेट्स होस्ट करते थे, मनमोहन सिंह जी वगैरह, और ये एक परंपरा रही है। आपको ये भी याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में थे उनको भेजा भी गया था यूएन, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं थी। हमेशा ये परंपरा रहा है। अब जो है कुछ 3-4 नेताओं से बिल्कुल मिले, कुछ 3-4 लीडर से बिल्कुल मिले विपक्ष के नेता, लेकिन पैटर्न ये हो गया कि जो पहले हमेशा हर नेता विपक्ष के नेता से मिलता था अब वो बहुत कम हो गए, वो एक गिने चुने अब होते हैं। अब मुझे लगता है कि रूस एक बहुत ही ऐतिहासिक, रूस और भारत के जो रिश्ते ऐतिहासिक है, और पुतिन के गांधी परिवार के साथ भी बहुत अच्छे संबंध है। तो मुझे लगता था कि यहाँ पर एक कर्टसी होना चाहिए था कि विपक्ष के नेता को कम से कम बुलाया जाए, और उनको प्रधानमंत्री बुला देते अगर पुतिन ने नहीं मांगा टाइम, तो बोलते कि आइए आप हमें ज्वाइन कीजिए। तो थोड़ा सा प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री जी अगर आगे बढ़ाए, मुझे लगता है उससे फायदा होगा। ओके, राधिका खेड़ा जी, विपक्ष को हर मोर्चे पर दरकिनार किया जा रहा है और तहसीन भी कह रहे हैं कि भाई ये तो एक परंपरा सी बनती जा रही है और इसमें सरकार को थोड़ा बड़ा दिल दिखाने की जरूरत थी। जी सभी को नमस्कार। अशोक जी, आज पूरा देश गर्व के साथ देख रहा है कि भारत वैश्विक ताकत किस स्तर पर पहुंच चुकी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब भारत आए हुए हैं। भारत की कूटनीतिक हैसियत आज दुनिया के टॉप देशों में खड़ी हुई है, लेकिन ऐसे ऐतिहासिक मौके पर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी फिर से देश को अपमान करने का तमाशा लेकर खड़े हो गए हैं। ऐसे ऐतिहासिक मौके पर भी राहुल गांधी ने एक बार फिर वही पुराना खेल खेलना शुरू कर दिया है, झूठ, भ्रम और भारत को बदनाम करने की राजनीति। आज राहुल गांधी साहब कहते हैं कि उन्हें विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिलने नहीं दिया जाता है। सवाल अब यह है कि यह झूठ किसके लिए बोला जा रहा है, और भारत के दुश्मनों के लिए बोला जा रहा है क्या भारत के दुश्मन जॉर्ज सोरोस गैंग के लिए बोला जा रहा है, या उन विदेशी ताकतों के लिए जिन्हें भारत को मजबूत होने सा रास नहीं आता है। अब जॉर्ज सोरोस साहब के लिए, चच्चा जान के लिए बोला जा रहा है कि नहीं, ये तो तहसीन भाई ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन तथ्य पे बात करते हैं। 9 जून 2024 के बाद राहुल गांधी ने कम से कम 5 विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात की है। शेख हसीना हो, अनवर इब्राहिम साहब हो, मॉरिशस या न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हो, या वियतनाम के प्रधानमंत्री हो।
और वो तस्वीरें आप लोगों ने भी खूब चलाई हैं, हर जगह सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, हर न्यूज चैनल पे, एंड आई एम श्योर तहसीन भाई ने भी देखी होंगी। तस्वीरें झूठ नहीं कहती। तो अब सवाल ये है वापस, अगर मुलाकात हो रही है तो ये झूठ क्यों बोला गया है? जिन लीडर्स ये जो कह रहे हैं अब कि एमईए मिलने नहीं दे रही, अब एमईए का काम है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं बाहर के देशों के, अगर वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मिलना चाह रहे हैं तो वो उनकी मीटिंग अरेंज करा दें। अब कोई अगर नहीं मिलना चाह रहा है तो हम उसको जबरदस्ती तो नहीं कह सकते ना कि नहीं आपको मिलना पड़ेगा। अब क्या वो सोच रखते हैं राहुल गांधी के बारे में, वो भी देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा सवाल, पुतिन साहब की यात्रा के दिन ही क्यों ये किया जा रहा है? उनकी यात्रा को बदनाम करने के लिए। अब राहुल गांधी जब विदेश की धरती पर जाते हैं अशोक जी, तो भारत के लोकतंत्र को गाली देते हैं, संविधान को बदनाम करते हैं और देश को अस्थिर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये उनका चरित्र है। आपके 1.5 मिनट में मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। 1 मिनट। तहसीन, सवाल है कि टाइमिंग पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठ रहा है, और कुछ जो है मेरे पास भी तस्वीरें हैं जिनका राधिका जी जिक्र कर रही हैं। ऐसे कई जो है वैश्विक नेता जब भारत में आए तो राहुल गांधी की उनके साथ बैठक हुई थी, उनके साथ मीटिंग हुई। अब पुतिन वाले मामले में पुतिन रूस नहीं चाहता था या क्या था, ये सब तो डिटेल हमारे पास नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा नहीं कि ये पैटर्न है कि कभी उनको मिलने नहीं दिया जाता। जब G20 भारत ने ऑर्गेनाइज किया, बहुत सफलता से ऑर्गेनाइज किया, तो विपक्ष के नेता और गांधी परिवार को क्या वहां बुलाया गया था? सारे बैंक्वेट्स के अंदर। सवाल वहां से शुरू होता है। जब भी कोई आते थे, हमेशा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी या जो भी उनके पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, विपक्ष के नेताओं को बुलाते थे, बैंक्वेट्स में बुलाते थे, मीटिंग के लिए बुलाते थे। मान लो कि अभी ये एक टाइट स्केड्यूल है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री न्योता दे देते विपक्ष के नेताओं को आकर मिले। रशिया के साथ जो संबंध है वो तो आज के संबंध नहीं है, तो ऐतिहासिक संबंध है, पुराने संबंध है, नेहरू जी के समय से संबंध है। इसका तो सिर्फ भाजपा इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो फिर आप ये चीज सरकार क्यों एक स्टेप आगे नहीं लेती? और जहां तक सवाल है कि राहुल गांधी जी ने आज इसका जिक्र क्यों किया, क्योंकि आपके जो कलीग्स हैं मीडिया में, उन्होंने जाके विपक्ष के नेता से पूछा कि पुतिन साहब आ रहे, आपके तो बहुत अच्छे संबंध है, आप मिल रहे हैं या नहीं? अगर वो नहीं पूछते तो जवाब नहीं देते। राहुल गांधी जी थोड़ी कहते माइक को ढूंढने, वो तो मीडिया आ गए उनके पास। चलिए, यहाँ भी बात मीडिया पर आ गई कि मीडिया ही जिम्मेदार है इस नहीं, आपने सवाल पूछा, आपका काम है पूछना। नहीं, सवाल तो बहुत सारे पूछे जाते हैं। मैं तो राहुल जी से बड़े समय से कोशिश कर रहा हूँ इंटरव्यू लेने की भी, लेकिन वो मुझे इंटरव्यू नहीं देते। जी राधिका खेरा। अशोक जी एक सेकेंड, तहसीन भाई, G20 कौन से साल में हुआ था? ये कौन से साल में हुआ था? हाँ, कोविड के बाद 2023 में। और लीडर ऑफ 2023 में हुआ था, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी कौन से साल में बने हैं? 24 में। तो एक आदमी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी, एक मिनट, आपने कहा वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, उनको G20 में क्यों नहीं बुलाया गया? हम क्यों उनको बुलाएंगे? तो सब एमपीज को बुलाएं। जब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, उनके पास वो एबिलिटी नहीं थी उनकी पार्टी के पास कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन सके, तो उनको क्यों बुलाया जाएगा? एक साधारण एमपी को, जिनका वो भी क्वेश्चनेबल था, आप सब जानते हैं कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, भारत को जाके विदेशी मंच में करते हैं। लेकिन वो सब छोड़िए, जो आदमी, जो आप फैक्ट बोल रहे हैं, जब G20 तभी नहीं हुआ था जब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, तो उनको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत सुनिए, मैं तहसीन जी अधीर रंजन चौधरी को बुलाते हैं लीडर ऑफ हाउस। एक मिनट तहसीन जी, इंपॉर्टेंट सोनिया जी को बुला लेते हैं। सवाल ये है कि अगर आप क्यों नहीं बुलाए सोनिया जी को? नहीं, सवाल सोनिया जी को तो बुलाना चाहिए ना आपने। नहीं, किस हैसियत से? वो पूर्व प्रधानमंत्री छोड़िए सोनिया जी, आगे रखा गया, अभी भी उनकी हम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप सुनिए, एक मिनट राधिका जी, मैं आप ही का आर्ग्यूमेंट, ये तो सवाल कर्टसी का नहीं, सवाल ये है, एक मिनट, नहीं, सवाल ये है कि 542 सांसद है, 542 43। अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी तो महज एक सांसद ही है ना, तो कल को 542 543 सांसद कहेंगे कि भाई एक वो सांसद हमको बुलाए तो इनको बुलाएगा। नहीं, उस वक्त सोनिया जी कांग्रेस के अध्यक्ष थी। तो फिर जो है जेडीयू के अध्यक्ष कहते, एलजेपी के अध्यक्ष, फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। कितनी सीटें थी कांग्रेस के पास? शर्मनाक बातें कहेंगे कि इतनी सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट। अब नंबर में नहीं जा रहे, सिंगल लार्जेस्ट में जा रहे। भाई, आप लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ क्या किया था वो सब जानते हैं। पहले सोनिया जी मिलती थी और देश के प्रधानमंत्री को पीछे रखा जाता था। उसके बाद भी अब बतौर पूर्व प्रधानमंत्री उनको पहले मिलना चाहिए था। सोनिया गांधी सोनिया जी और राहुल जी हमेशा प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हैं। कांग्रेस की अध्यक्षा हो या ना हो,
शी इज नॉट ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। उनकी ये उनका दायित्व नहीं बनता कि वो बाहर से आए लोगों से पहले मिले। वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं इस देश के। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ आप लोगों ने कितना खराब किया, तब आप लोगों ने क्यों कर्टेसी नहीं एक्सटेंड करी? उनको साइड करना रहता था, मैडम सोनिया पहले मिलती थी, और आप अच्छे से जानते हैं ये। अच्छा, सोनिया जी और राहुल जी ने हमेशा कांग्रेस के अध्यक्ष का और प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल रखा है, हमेशा, ये उनकी खूबी है। और दूसरी चीज, जहां तक सवाल है विपक्ष के सबसे बड़े दल के लीडर को बुलाने में क्या दिक्कत है? आप नहीं बुलाओगे, यही दिक्कत है। नियत खराब है आप लोगों, आप लोगों की नियत खराब है। ओके, सुनिए, आप लोग कांग्रेस बेचारे हमेशा बुलाते थे वाजपेयी जी को, अडवाणी जी को। सर सुनिए, एक मिनट तहसीन जी, आपने कहा कि कांग्रेस हमेशा बुलवाती हमेशा, हाँ वो ठीक है, पहले वाजपेयी जी, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जब वाजपेयी जी जब विपक्ष के नेता थे, या उसके बाद उससे जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त जो है कांग्रेस विपक्ष में थी, कौन सा ऐसा एलओपी है जिसने भारत को लेकर के, भारत के बाहर जाकर के ऐसे बयान दिए हों कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, और दुनिया के पश्चिम के देशों से कहा हो कि वो भारत में इंटरवीन करें? कौन सा ऐसा एलओपी हुआ? अब सवाल ये है कि एलओपी को भी तो अपनी, अगर वो एलओपी है तो है ना, उनको भी तो अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। एक समय में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने देहाती औरत कहा था, तो यही नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने कहा कि भारत के मामलों में आपको बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन क्या भारत के आज के एलओपी ने, या भारत के आज के जो विपक्ष में बैठे नेता हैं, क्या किसी ने, जब भारत के खिलाफ जब बयानबाजी होती है, तो किसी ने क्या कभी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए? उल्टे आज कांग्रेस के नेता जो है, एक दिन पहले जिस तरह से उनको वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री को चाय बेचते हुए दिखा रहे हैं, क्या ऐसा विपक्ष ये डिजर्व भी करते हैं कि उसको बुलाया जाए वैश्विक नेताओं के बीच में? दो अलग विषय है, जो मीम्स आए, जो एआई वीडियोस आए, और जो पार्लियामेंट में कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का व्यवहार रहा है, मैं उसके खिलाफ हूं, और मुझे लगता है वो बहुत शर्मनाक है, और कांग्रेस को और कांग्रेस के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं दूसरे विषय, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जो विदेश जाकर बोले मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत में कोई गर्वित नेता भारतीय होने पे, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं पिछले 60 साल का कूड़ा निकाल रहा हूं? ना, सुनिए, तो फिर ये बात भी है ना सर। नहीं, मेरा सीधे, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं कि किसी ने, प्रधानमंत्रियों ने जाकर क्या बोला उसका मैं डिटेल लेकर नहीं बैठा हूं। बड़े सारे बयान कुछ निकल सकते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। भारत के प्रधानमंत्री भारत में भी क्या बयान देते थे, मैं उस पर भी नहीं जा रहा हूं। ऐसे 50 बयान है। मैं कह रहा हूं कि विपक्ष के नेताओं को भी तो एक मर्यादित, अपने लिए मर्यादा आपको रखनी पड़ेगी कि आप सब मर्यादा तोड़कर काम करेंगे। राहुल गांधी सबसे ज्यादा मर्यादा रखते हैं। जब भी उनको विदेश में पूछा गया था भारत के लोकतंत्र के बारे में, उन्होंने कहा, मैं कोट करता हूं यूके में, कि वी विल टेक केयर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, हम अपने डेमोक्रेसी का खुद। और ये भी तो उन्हीं का बयान था कि पश्चिम के देश जो है देख नहीं रहे कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। ये भी तो उनका बयान था कि उन्होंने कहा कि भारत में जो सिख हैं वो कड़ा नहीं पहन सकते, गुरुद्वारे नहीं जा सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते। और उसके बाद पन्नू जो आतंकवादी है, उसने कहा कि राहुल गांधी ने बिल्कुल हमारा कॉज को आगे बढ़ाया है। इसीलिए तो हम कहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जो कह रहे हैं विपक्ष के नेता, इसीलिए हम कहते हैं कि खालिस्तान बनना चाहिए। तो ये बयान कैसे हम भूल जाते हैं सिंह जी? तो मैं फिर से कह रहा हूं, विपक्ष के नेता को एक मर्यादा में रहने की जरूरत है। तो सवाल पर ठीक है, मैं एक विषय इसमें आ रहा है, इसलिए मैं जो है अशोक सज्जनहार जी के पास जा रहा हूं। अशोक सज्जनहार जी, ये प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये हमने देखा इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन दरअसल ये डिसाइड कौन करता है कि भाई कौन किससे मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी कई लोगों से मिले भी हैं, कई वैश्विक नेताओं से, और इससे पहले भी राहुल गांधी कई वैश्विक नेताओं से नहीं भी मिले हैं, जो भारत आए उनसे नहीं भी मिले। तो सवाल ये उठता है कि इसमें प्रोटोकॉल क्या है? देखिए, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, जो कोई ऐसा नहीं है जो रिटन डॉक्यूमेंट या किसी आपके किसी किताब में ऐसे शब्दों में लिखा हो। ये इवॉल्व हुआ है एक ट्रेडिशन से, ये इवॉल्व हुआ है कन्वेंशन, एक प्रैक्टिस बनी है, जो जब आते हैं तो एक मौका दिया जाता है। देखिए, कुछ यहाँ पर अभी लोगों ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है जो वो मिलने गए। देखिए, हमेशा जो प्रोटोकॉल होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कॉल्स ऑन है, वो मिलने नहीं जाते हैं। जो विजिटिंग डिग्निटरी है वो मिलने नहीं जाते हैं। जो यहाँ पर है आप, और मतलब उसमें पहले जब सोनिया जी इसकी एनएसी की वो थी, चीफ थी,
तब भी वो मिलने जाती थी। वो मतलब कुछ ऐसा नहीं है जो दूसरे वाले आते थे वो उनसे मिलने के लिए आते हो, नहीं। तो प्रैक्टिस ये है जो वो जाकर दोनों से बातचीत होती है, अगर उनको इंटरेस्ट है, जो वो मिलना चाहते हैं, जो बाहर से आए हैं, और यहाँ वाले जो है वो मिलने के उत्सुक हैं, तो ठीक है, वो हमेशा प्रोग्राम के अंदर बन जाता था, प्रोग्राम के अंदर। और फिर उसमें जरूर एक ये प्रतिक्रिया होती थी, जो भी एलओपी है, क्योंकि अब ये भी नहीं समझा जा सकता कि भाई लीडर ऑफ ऑपोजिशन को पूरी दुनिया भर के जो देश हैं सभी के साथ हमारे संबंध कैसे हैं और क्या उसमें या चुनौतियां हैं या क्या पोटेंशियल हैं, क्या वो नहीं मालूम होता। तो हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कोई हमारा सीनियर ऑफिसर जो उस एरिया से डील कर रहा है वो जाकर उनको ब्रीफ करते थे, जो देखिए ये है हमारी नीति, ये है हमारी पॉलिसी उस देश के साथ संबंधों की, आप जब जाएंगे तो इसको ध्यान में रखिए। कोई वो नहीं कहता। देखिए बहुत सारे लोग वापस आकर मिनिस्ट्री में जिन्होंने उनको ब्रीफ किया है वो उनको बता देते थे जो मेरे से क्या बात हुई है, मैंने ये कहा, उन्होंने ये कहा वगैरह। ये बहुत ही एक अच्छा तालमेल था जो दोनों उसको निभाते थे। अब मैं समझ सकता हूं जो आपने जो बात कही है, जो अपने देश में बाहर के देश में अगर विपक्ष नेता ये कहते हैं जो हमारी यहाँ पर डेमोक्रेसी एकदम खत्म हो गई है, हमारे जो जुडिशरी है वो काम नहीं करती है, वो बिकी हुई है, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं काम करता है, हमारे यहाँ जो ईवीएम्स हैं वो ठीक नहीं काम करती हैं, तो फिर ये वाली तो अब ऐसे मुद्दे अगर आप चाहते हैं, जो आपके जो कोई विदेशी नेता आए हैं उनसे जो मिलते हैं, उनसे जो बातचीत करते हैं, उनके साथ जाकर ऐसी बातें करें, तो फिर तो ये तो किसी भी मेरे विचार से सरकार को बिल्कुल आपने बहुत मतलब ये काल्पनिक सवाल है, लेकिन आप काल्पनिक सवाल नहीं, काल्पनिक परिस्थिति मैं बता रहा हूं। आप सोचिए अगर राहुल गांधी को जो है, राहुल गांधी आज मिलते और राहुल गांधी का जो एजेंडा है कि भारत में संविधान खत्म हो गया है, भारत में जो है ये सरकार जो है वोट चोरी से जीती है, तो राहुल गांधी को बीजेपी इसलिए कह रही है कि वो सीरियस नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो पुतिन के पास जाकर कहते हैं कि नहीं जी भारत में तो डेमोक्रेसी नहीं है, भारत में तो वोट चोरी से सरकारें बनती हैं। अगर मैं अगर ऐसा कोई बयान हाइपोथेसिस है, मैं राहुल गांधी, सुनिए ना, मैं राहुल गांधी का जो अब तक उनके जो विदेशों में जो बयान है, जिन नेताओं से मिलते हैं वो विदेशों में अमेरिका में जाकर उनसे मिले, जो उस लेडी से मिले जिस लेडी ने कहा कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, जो लोग सरकारें टॉपल करने में लगे रहते हैं उन लोगों से डोनाल्ड लू से मिलते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये परिस्थिति हो सकती है ना। क्या आदरणीय प्रधानमंत्री कॉर्बिन से मिले या नहीं यूके के अंदर? ना कॉर्बिन का आज भी स्टैंड है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा इंडिपेंडेंट नहीं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मिले ना, एज प्रधानमंत्री, वो एमपी है वाकई नहीं, तो प्रधानमंत्री राहुल जी अकेले मिले? सुनिए, प्रधानमंत्री से मिलने आए वो, लेकिन राहुल गांधी ने उनको बुलाया, दोनों में फर्क है। नहीं, आप एलान उमर का जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी ग्रुप में 100 लोग आए, उसमें कौन आया मुझे नहीं पता, जैसे नीरव मोदी आया नहीं पता था, लेकिन कॉर्बिन से तो अकेले में मिले ना। कॉर्बिन ने तो भारत के प्रधानमंत्री से मिलने में इच्छा जताई और भारत के प्रधानमंत्री ने बुलाया। अब यहां पर जो है एलान उमर को उन्होंने बुलाया, राहुल गांधी ने बुलाया मिलने के लिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है ना। ऐसे नहीं है, सवाल है जो राहुल गांधी के लिए सही हो माननीय प्रधानमंत्री के लिए सही हो। आपको क्यों लगता है राहुल गांधी जी शेख हसीना को ऐसी कोई बात करी, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को ऐसी कोई बात करी, मलेशिया के प्रधानमंत्री को ऐसी कोई बात करी? कांग्रेस के नेता अब भी सवाल उठा रहे हैं कि शेख हसीना, बांग्लादेशियों को आप निकालने के लिए बात करते हैं, लेकिन शेख हसीना को यहाँ शरण दे रखी है। ये कांग्रेस के लोग आज भी ये बयान देते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ये बयान देते हैं। मैं एग्जैक्टली ये कह रहा हूँ, भारत का कर्तव्य उनका, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के नेता लगातार ये एजेंडा चला रहे हैं, वहां हम कल्पना नहीं कर सकते कि राहुल गांधी व्लादिमीर पुतिन के पास प्रवक्ताओं की कंपैरिजन राहुल जी से ना, तो वही तो मैं फिर से कह रहा हूं, अगर एक कांग्रेस की नेता ने भौं किया तो सवाल ये है, संसद में जाके भौं किया तो राहुल गांधी ने उसको एंजॉय किया, राहुल गांधी ने क्रिटिसाइज किया, मुझे बता दीजिए, राहुल गांधी ने उसको एंजॉय किया, तो सवाल है, इसलिए सवाल उठते हैं। पर समीर चौहान एक मिनट ऐसे बॉल डाल लेते इसको क्या बोले भौं वाले, तो मैं एग्जैक्टली कह रहा हूं, अगर भारत में ऐसा इमेच्योर विपक्ष है तो सवाल है कि वो विपक्ष अपनी कहेगा कि डिमांड रखेगा तो उस पर सवाल उठेंगे। लेकिन समीर चौहान अगर क्या ये सरकार जो है विपक्ष को दरकिनार कर रही है, हर मौके पर विपक्ष को जो है मौका नहीं मिलता, ये आरोप बार बार लगते हैं। देखिए अशोक भाई, अगर सरकार विपक्ष को दरकिनार कर रही होती तो 15 अगस्त के कार्यक्रम में
राहुल गांधी को बुलाया जाता है, राहुल गांधी 15 अगस्त से कार्यक्रम में नहीं जाते हैं। सरकार अगर विपक्ष को दरकिनार कर रही होती तो अभी सीजीआई का शपथ ग्रहण हुआ था, उसमें राहुल गांधी को बुलाया था, राहुल गांधी उसमें भी नहीं गए। सरकार अगर दरकिनार कर रही होती तो उपराष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण हुआ उसमें राहुल गांधी को बुलाया था, उसमें भी राहुल गांधी नहीं गए। तो राहुल गांधी खुद भी तो तय करे ना कि जब देश के स्वतंत्रता का इतना बड़ा उत्सव 15 अगस्त का हो रहा है कि जब प्रधानमंत्री लाल के संबोधन देते हैं और उसमें राहुल गांधी नहीं जाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं जाते हैं, तो आप देश के स्वतंत्रता का जो समारोह है उसको आप एंजॉय नहीं कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी वहां नहीं जाते, फिर अभी प्रियंका गांधी का आपने बयान दिखाया कि वो कह रही है प्रोटोकॉल होता है, तो प्रोटोकॉल कब माना गया? मैं आपको एक 2009 का एक उदाहरण याद बताता हूं। मनमोहन सिंह के घर पर कैबिनेट की बैठक थी, घर पर मनमोहन जी की तबियत ठीक थी, उन्होंने घर पर कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, सारे मंत्री मनमोहन जी के घर पर थे। सोनिया गांधी ने अहमद पटेल से कहा कि मनमोहन जी को बुला लीजिए, घर पर मिलना है, बात करनी है 10 जनपद पे। अहमद पटेल ने फोन किया पीएम को, तो मनमोहन सिंह ने कहा कि अभी कैबिनेट की बैठक बस शुरू होने वाली है, मैं अटेंड करके 1 घंटे बाद मैडम से मिलने आता हूं। अहमद पटेल ने कहा नहीं, आप तुरंत आइए, कैबिनेट की बैठक बाद में करना। कैबिनेट के सारे मंत्री घर पे बैठे थे मनमोहन सिंह जी के, और मनमोहन सिंह अहमद पटेल के फोन पर सारी कैबिनेट को छोड़कर 10 जनपद आते हैं सोनिया गांधी से मिलने। वहां उन्हें 20 मिनट इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद सोनिया गांधी उनसे मिलती है, 1 घंटा जो बात हुई होगी, उसके बाद मनमोहन सिंह जाते हैं और उसके बाद फिर मनमोहन सिंह कैबिनेट की बैठक लेते हैं। तो कैबिनेट की बैठक जरूरी नहीं है, सोनिया गांधी ने फोन किया तो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में आना पड़ेगा। और आपने और हमने कितने वाकये देखे हैं कि जब मनमोहन सिंह पीछे रहते थे, सोनिया गांधी आधी रहती थी। अगर राहुल गांधी को इतना था तो प्रेस क्लब में अध्यादेश किसने फाड़ा था? प्रधानमंत्री के कैबिनेट का अध्यादेश का नोट था और राहुल गांधी नहीं फाड़ा था ना। तो वो इस तरीके से अगर सम्मान करते थे और अब वो कहते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है और सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, तो राहुल गांधी अपना इतिहास भी देखे। और फिलहाल जिस तरह से उनका व्यवहार है विपक्ष के नेता के रूप में कि जब पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर होता है तो आप पूछते हो कि हमारे कितने प्लेन गिरे, पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि भारत के 5 प्लेन गिरा दिए, और राहुल गांधी के बयान पाकिस्तान का मीडिया जब चलाता है तब राहुल गांधी को यही नहीं लगता कि विपक्ष के नेता के रूप में वो किसके हाथ मजबूत कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो डेलीगेशन जा रहा है सारी दुनिया के अंदर भारत की बात रखने, उसमें आप अपने लीडर्स के नाम दीजिए, और जब भेजा जाता है कि आपकी तरफ से शशि थरूर जाएंगे तो आप कहते हैं कि शशि थरूर क्यों जाएंगे, हम जो डिसाइड करेंगे वो जाएंगे। और शशि थरूर वहां जाकर अगर भारत की बात रखकर आते हैं तो यहाँ अगर उनके साथ कैसा व्यवहार होता है ये आप भी इस बात को जानते हैं। बिल्कुल, तो राहुल गांधी ओवरऑल अपने व्यवहार को देखिए, विदेश नीति में देश का हित सर्वोपरि होता है, कोई भी सरकार होती है उसकी विदेश नीति में। तो इसलिए जब देश का हित सर्वोपरि है तो वहां पर ये देखना चाहिए कि उसी विदेश नीति में, अभी तहसीन जी आप कह रहे थे डेलीगेशन, तो डेलीगेशन में जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब डेलीगेशन गए और उसमें जिन जिन लोगों ने कहा कि भारत की तरफ से भारत का पक्ष लिया, क्योंकि वहां वो नरेंद्र मोदी का पक्ष लेने नहीं गए थे शशि थरूर, लेकिन उसके बाद उनको कैसे दरकिनार कर दिया, उनको संसद में बोलने का मौका नहीं दिया, तो फिर ये सब चीजों पर तो सवाल उठेंगे ना तहसीन जी। मैं फिर से कह रहा हूँ 2018 का जिक्र मैं करूँगा, और समीर जी को याद होगा और आपके दर्शकों को याद होगा, राहुल जी नए नए बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष, और जो कन्वेंशन होता है कि विपक्ष के सबसे बड़े पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा फ्रंट रो में बैठते, उनको चौथी रो में बिठाया गया था। उसके बाद वो जाके छठी रो में विपक्ष के नेता, उस वक्त राज्यसभा में मोदी जी के अच्छे दोस्त गुलाम नबी आज़ाद, जिनका अभी तक बंगला है, उनके साथ फिर जाकर छठी रो में बैठे, और 2019 में फिर वो फर्स्ट रो में उनको फिर वो चेंज कर दिया गया। तो डिलिबरेटली ये सरकार कोशिश करती है कि गांधी परिवार को डिलिबरेटली इंसल्ट करे। अब मैं दोबारा से कहता हूँ, पुतिन साहब के बहुत अच्छे रिश्ते गांधी परिवार से, जाहिर सी बात है, करो दिल्ली आए वो मिलना चाहेंगे। आपने कम से कम सोनिया जी को आप कर देते, आप कम से कम G20 में सोनिया जी को बुलाते, आपको करना ही नहीं, आपकी मंशा इसी में दिखते आती है। जवाब दे दूं? हाँ राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए। चलिए, पहली बात तो अशोक जी, जिस नेता को अपनी पार्टी के यही नहीं पता कि कितने विधायक बिहार में जीत के आए हैं, वो जाके पता नहीं पुतिन साहब के साथ क्या बोलेंगे इतने इंपॉर्टेंट लीडर के सामने, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे एलओपी को वहां पे होना भी चाहिए। पहले उनको यही नहीं पता होता, कुछ भी बोल सकते हो आदमी, जिनको ये नहीं पता कि उनके सिर्फ 6 ही विधायक जीते बिहार में। बट लेकिन तहसीन भाई, मैं फिर आपसे पूछूंगी, हु इज सोनिया गांधी? क्यों बुलाए वहीं उनको? वो किसी संवैधानिक पद पे हैं? कौन है वो? क्या वो आज तक क्या वो अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी, या वो कोई संवैधानिक पद पे? बार बार सोनिया जी को बुला लीजिए, सोनिया जी को बुला लीजिए। कौन है सोनिया जी? सोनिया जी वो औरत है जिन्होंने अपनी शादी के 15 साल लगा दिए देश की नागरिकता लेने में। सोनिया जी वो महिला है
जिनकी सास जब देश की प्रधानमंत्री थी तब उनका नाम अपने आप वोटर लिस्ट में आ गया, फिर काटा जाता है 2 साल बाद आता है और तब वोटर लिस्ट में आया जब उन्होंने सिटीजनशिप नहीं ली थी। जिस महिला ने 15 साल अपने देश को, भारत देश को एक्सेप्ट नहीं किया, उनको हर जगह बुला ले। क्यों बुला ले? ठीक है, आज वो सांसद है, वो 1-2 बार उनके लीडरशिप में चुनाव जीत लिए, लेकिन ये इतिहास भी तो नहीं भूला जाएगा। फिर उनके बेटे जाके बोलते हैं कि भाई देश को बदनाम करते हैं। और आप देश के बाहर छोड़िए अशोक जी, इंदिरा भवन का जब उद्घाटन हुआ दिल्ली में, कांग्रेस का नया मुख्यालय, उसमें क्या बोला राहुल गांधी ने? स्पीच जो पहली दी, माई फाइट इज विद द इंडियन स्टेट, जो अपने ही इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, उसको क्यों मिलाया जाए? फिर भी मिलवाया गया। तो देखिए ना, अब पुतिन साहब अगर नहीं मिलना चाहते उस आदमी से जो अपने ही देश के खिलाफ लड़ रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? रिश्ते खराब है तो हम क्या करें? सारे टाइम आपको कैसे पता रिश्ते खराब है? नहीं। और मैं किसी एक साधारण एमपी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जब जिक्र कर रहा हूं तब वो कांग्रेस की अध्यक्षता थी। जब मैं राहुल जी की जिक्र करता 2018 में, सोनिया जी उस वक्त की बात कर रहा हूं, G20 के टाइम पे, क्योंकि तब वो इंटर्न, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी 40 पे आ गई। अरे तो क्या होगा 40 पे? सबसे बड़ी पार्टी वही थी ना विपक्ष की। सबसे बड़ी पार्टी तो हुई थी। आप कन्वेंशन से जाइए, जैसे अशोक जी ने कहा। राधिका जी सुनिए ना, राधिका जी थोड़ा सा सुनिए। राधिका जी थोड़ा सा सुनिए। राजशाही परिवार बताए रहने की राधिका जी, मैं वो तो बात कर ही नहीं रहा हूँ। ये आप ही के मन का वहम है, राजशाही। मैं तो लोकतंत्र की बात करने वाला, मैं तो लोकतंत्र के रास्ते पे चलने वाला सीधा साधा इंसान हूँ। मैं लोकतांत्रिक बात कर रहा हूँ, ये आप राजशाही की बात कर रहे हैं। आप लोग राजा और तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हो। मैं तो सीधा साधा लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी के नेता को बुलाना चाहिए। देखिए तहसील की कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पन्ने पे ये लिखा है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को हर बार बुलाना पड़ेगा, चाहे वो सरकार? संविधान के कौन से पन्ने पे? मैं इसका जवाब देता हूँ, जवाब देता हूँ। एक सेकेंड। संविधान के उसी, मैं देता हूँ ना जवाब। राधिका जी सुन लीजिए ना, दर्शक सुन नहीं पाएंगे। सुन लीजिए राधिका जी, दर्शक सुन नहीं पाएंगे। एक एक करके सुन लीजिए। रिजेक्टेड माल को नहीं बुलाया जाता है। मैं समझ गया आपकी बात, मेरी बात सुन लीजिए आप लोग। ठीक है, अब मेरी बात सुन लीजिए। संविधान के उसी पन्ने पे लिखा हुआ है जहां पर आईबी चीफ जाते, बीजेपी के अध्यक्ष को ब्रीफ करते कि एनक्लेव कैसे एक्सचेंज होने लगा। संविधान के उसी पन्ने पे लिखा है। जब सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। जब अटल जी बीमार होते तो उनको भेजा जाता है विदेश इलाज के लिए। उसी पन्ने के ऊपर लिखा हुआ है। देखिए एक मिनट सुनिए, एक कर्सी, ठीक है, ओके सुनिए, मैं फिर से कह रहा हूँ। देखिए कर्सी, अभी तहसीन पूनावाला जी ने कर्सी, ओके कि हमने उसको इलाज के लिए भेजा, तो ये बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति है। ओके ये मैंने नहीं बोला, ये अटल जी ने स्वयं बोला। ओके सुनिए, स्वयं बोला। प्लीज रुकिए। देखिए एक मिनट सुनिए। ओके दोनों को रोकिए। सुनिए, दोनों को रोकिए। मैं समीर चौक, देखिए मैं कह रहा हूँ, अभी तहसीन जी ने कर्टसी की बात करी कि भाई कर्टसी होनी चाहिए, और समीर चौगाकर जी ने कुछ घटनाओं के जिक्र किया। अब देखिए कर्टसी और कुछ घटनाओं, तो कर्टसी मैं उन्हीं पर आ रहा हूं जो समीर जी ने जिक्र किया, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। देखिए कर्टसी के तहत तो राम मंदिर का भी न्योता गया था, और राम मंदिर का न्योता ऐसे ही नहीं गया था। राम मंदिर का न्योता खड़गे जी ने बाकायदा मांगा था। मैं बार बार याद दिलाता हूं, जब राम मंदिर का पहला न्योता देश के प्रधानमंत्री को गया, तब खड़गे जी ने कहा प्रधानमंत्री को निमंत्रण क्यों जा रहा है, हमको क्यों नहीं दिया जा रहा, हम वहां पर जाना चाहते हैं। और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने कहा, जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट था, उसने कहा कि एक एक करके सबके पास जाएंगे निमंत्रण। और उसके बाद खड़गे जी को, सोनिया जी को निमंत्रण दिया गया, लेकिन उन्होंने वहां इतनी कर्टसी नहीं दिखाई कि वहां पर जाते, बल्कि उसके बाद यह कहा गया कि हम क्यों जाए, तो बीजेपी का मंदिर है। तो सवाल यह है कि आज अगर कर्टसी के तौर पर आपको बुला लिया जाए और उसके बाद आपको कह दिया जाए, आप कर्टसी के तौर पर यह भी कह सकते हैं हम क्यों जाए मिलने, मोदी तो पुतिन से। मैं एक बात कह रहा हूं, एक लाइन और जो समीर जी ने कहा, वो देखिए ना, इंडिपेंडेंस डे राहुल गांधी और खड़गे स्वतंत्रता दिवस पर नहीं पहुंचे। आप सोचिए, कांग्रेस में क्या स्वतंत्रता दिवस पर देश का एलओपी या देश के बड़े नेता ऐसा हो सकता है कि उनको बुलाया जाए, उनकी कुर्सियां और टेलीविजन चैनलों में दिखाया गया कि जिस पर उनकी पट्टी लगी है, नाम की पट्टी लगी है, वो कुर्सियां खाली पड़ी थी। सोचिए स्वतंत्रता दिवस के दिन, और जिसका जिक्र कर रहे थे, और स्वतंत्रता दिवस अकेले नहीं है, रिपब्लिक डे 26 जनवरी पर भी यही होता है। 26 जनवरी पर
कांग्रेस ओवर एब्सेंस ऑफ राहुल खड़गे फ्रॉम रिपब्लिक डे इवेंट, रिपब्लिक डे पे भी नहीं गए। उपराष्ट्रपति जिसका जिक्र किया, उपराष्ट्रपति जब शपथ ले रहे थे तब नहीं गए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शपथ में नहीं गए, और ये पहले नहीं, इसके पुराने वाले चीफ जस्टिस है तब भी नहीं गए राहुल गांधी। और जब मनमोहन सिंह जी का देश में जो है प्रधानमंत्री और भारत की सरकार ने मनमोहन सिंह जी के लिए जब कहा कि भाई उनका देहांत हुआ था और राजकीय शोक, तब राहुल गांधी कहाँ थे? तब वो विदेश में थे। इसलिए बीजेपी कहती है सीरियस नहीं है। और एआईसीसी की तरफ से कहा जाता है कि उनकी निजता का सम्मान कीजिए। तो भाई आपकी निजता का सम्मान आप करना चाहते हैं, राहुल गांधी की निजता का सम्मान करते हुए शायद उनको निमंत्रण नहीं गया होगा राधिका जी कि भाई उनकी निजता का सम्मान हो सकता है, उनका मन नहीं विदेश जाने का। अशोक जी मैं बताती हूँ, राधिका जी आप सत्ता में, विपक्ष को थोड़ा तो मौका दीजिए। चलिए एक लाइन, फिर उसके बाद सत्ता में फिर मैं थोड़ा विपक्ष को मौका दीजिए। मैं फिर अशोक जी और उनके पास विपक्ष। ओके 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 ओके, हाँ बोलिए बोलिए। यही इन्विटेशन, हाँ बोलिए। होता राम मंदिर का, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी कहा था, वो क्यों नहीं गए उस वक्त इनॉग्रेशन के लिए? बाद में गए, मैं मानता हूं, इनॉग्रेशन के लिए क्यों नहीं गए? नहीं। तो उन्होंने एक मिनट उसके बाद गए ना, उसके बाद और अमित शाह ने क्या निमंत्रण मांगा था? नहीं मांगा था ना। बहुत सारे लोग जिनको निमंत्रण गया था नहीं गए, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है इस देश में जो निमंत्रण मांगे और उसके बाद ना जाए। वही तो है, राहुल जी तो मिलना चाहते, पुतिन को सरकार रोक रही है। आप सही बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं। फिर वही कह रहा कर्टसी दिखाए ना, फिर क्या करोगे? सरकार ही नहीं दिखा रही है, राधिका जी नहीं दिखा रही। कीजिए तहसीन जी, दो चीजें बीच में मत बोलिएगा। पहली चीज, आपने 15 अगस्त की बात करी कि राहुल गांधी को पीछे बिठा दिया गया। 26 पहली रो, 15 अगस्त की बात करी थी आपने। नहीं, 15 अगस्त पे हुआ था जब राहुल गांधी पीछे बैठे थे और बहुत हो हल्ला उन्होंने मचाया था कि मुझे पीछे की सीट दे दी। और वो इसलिए हुआ था क्योंकि फ्रंट रो में सिर्फ ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स के जो मेडलिस्ट जीते थे उस टाइम पे स्पेशल उनके लिए किया गया था। लेकिन नहीं, आपको बड़ा हार्ट नहीं रखना था, तो इसलिए आपको इशू बनाना था क्योंकि आप अपने आप को देश से ऊपर मानते हैं, राजशाही है, इसलिए मैं कहती हूँ। दूसरी बात, अब अभी बहुत दूर नहीं जाएंगे, अभी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओथ सेरेमनी हो रही थी, आपको पता है अशोक जी वो क्यों लेट थे? क्योंकि रात उनकी रॉयल चाइना में बीती थी, ज्यादा समय बीत गया रॉयल चाइना में, तो सुबह आंख नहीं खुली। प्रॉब्लम राहुल गांधी के साथ क्या है, जब बिहार के चुनाव चल रहे होते हैं, एक दिन स्पीच देकर आते हैं, छठी मैया को गाली देते हैं, अगले दिन मौर्या शेरेटन में बैठ के बुखारा में खाना खाते हैं। चुनाव से उनको कोई लेना देना नहीं। चीफ जस्टिस की ओथ होती है, रात को देर रात तक रॉयल चाइना में बैठे होंगे, सुबह आंख नहीं खुलेगी। सीरियसनेस नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं है, वो जिस भी रेस्टोरेंट में जाए, जिस भी 5 सितारा में जाए, लेकिन आपको देखना पड़ता है। अशोक जी, हम लोग भी काम करते हैं, आप भी काम करते हैं। ऐसा नहीं आप अपने परिवार के साथ कहीं नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं है कि तहसीन भाई नहीं जाते होंगे, लेकिन जब तहसीन भाई को अगले रात को 10 बजे अशोक जी के पास स्टूडियो आना है, तो वो ये नहीं करते कि 10:30 बजने के 5 मिनट पहले तक वो रॉयल चाइना में बैठ के खाना खा रहे होंगे ताकि 15 मिनट बाद पहुंचे। जब अशोक जी को सुबह ऑफिस पहुंचना है 10 बजे, तो वो ये नहीं करते कि रात को 3 बजे तक पार्टी कर रहे हैं ताकि सुबह 8 बजे नींद ना खुले और 10 बजे ऑफिस ना पहुंचे। इसे कहते हैं जिम्मेदारी। लेकिन जो राहुल गांधी करते हैं वो है राजशाही परिवार की ही चीजें हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, तो राहुल गांधी सीरियस नहीं है, ऐसा बीजेपी लगाता है। एक लाइन, फिर मैं ब्रेक लेके समीर जी और अशोक जी के पास जाऊंगा। दो अलग अलग विषय। मैं 26 जनवरी 2018 की बात कर रहा था, जहां पे छठे रो में जाकर बैठे, वहां पे ओलंपिक्स का नहीं था। लेकिन राधिका जी को कैसे मालूम राहुल जी कौन से रेस्टोरेंट में जाते हैं? बुखारा नहीं, सारे नाम तो मैंने सुना भी नहीं आज तक। अरे सबको पता है, सबको पता है। वो जहां आते हैं वो रेस्टोरेंट वाले भी बताते हैं। उसकी तो तस्वीरें भी आई थी तहसीन जी, आपने तो कुछ तस्वीरें देखी नहीं? अच्छा, नहीं मैंने उसकी तस्वीरें जहां मैं जाता नहीं, मुझे पता ही नहीं। ये समीर जी और आपको राधिका जी को पता है बड़े रेस्टोरेंट, मुझे तो पता ही नहीं। मैं भी तो डब्बा से खाने वाला। नहीं छोड़िए, वो आप कहाँ खाते हैं वो मेरे से मुंह मत खुलवाइए, ठीक है ना? वो पर्सनल हो जाएगा। मैं एआईसीसी के बयान की तरह से आपकी निजता का सम्मान करते हुए वहां नहीं जाता। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद समीर जी और अशोक जी आप दोनों के पास आऊंगा, क्योंकि सवाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है, पश्चिम के कुछ देशों के भी जो है पेट में दर्द हो रहा है, उसको भी समझना जरूरी है। मैं आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें।
कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। सर, इतनी बढ़िया प्राइस पे कार खरीदना एक मास्टर स्ट्रोक है सर। सर, बिना झंझट के मुझे कार लोन कौन देगा? सर, सचिन? अरे सचिन सर मुझे लोन क्यों देंगे? सर मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा आपको डिजिटल कार लोन, एक्सटेंडेड रीपेमेंट पीरियड और क्विक अप्रूवल भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से कार लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्ती दमदार, वो क्यों बेकरार, वो क्यों? आप समझ रहे हैं राहुल गांधी की बेकरारी उन्होंने बयां ही कर दी। उन्होंने कहा कि भैया मुझे जो है बुलाया नहीं गया, मुझे पुतिन से मिलना था लेकिन मुझे उनसे मिलने के लिए जो है उनको एक्सेस नहीं दिया गया। दूसरी तरफ कई पश्चिमी देशों में भी बेकरारी है। मैंने बताया अमेरिका के अखबारों में संपादकीय लिखे जा रहे हैं, कई तरह से लंबे लंबे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, और भारत में भी संपादकीय पेजों पर कुछ पश्चिमी राजनयिकों के लेख छपे हैं। उस पर आऊं, लेकिन उससे पहले समीर चौगांवकर जी, आपसे एक सवाल, एक चीज़ पूछना चाहता हूं। अभी तहसीन जी ने कहा कि भाई उन्होंने, क्योंकि उनसे पूछा गया था इसलिए कह दिया गया। मैं ये देख रहा था कि जब राहुल गांधी LOP बने, कुछ तो उनको मिलवाया गया, फिर से कह रहा हूँ, ऐसी कई तस्वीरें हैं जिनसे वो मिले भारत में, जब विदेशी जो राष्ट्राध्यक्ष आए, बड़े मेहमान आए। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनसे वो नहीं मिले, जैसे प्रिंस ऑफ अबू धाबी आए थे, राहुल गांधी नहीं मिले। जमैका के PM आए थे, नहीं मिले। मालदीव के राष्ट्रपति आए थे, नहीं मिले। भूटान के किंग आए थे, नहीं मिले। जर्मन चांसलर, स्पेन के राष्ट्रपति आए थे, नहीं मिले। तो ऐसे सब उस समय राहुल गांधी या कांग्रेस ने ये मुद्दा नहीं उठाया कि भाई हमें प्रिंस ऑफ अबू धाबी से क्यों नहीं मिलाया गया, हमें जमैका के PM से क्यों नहीं मिलवाया गया, हमें भूटान के प्रिंस से क्यों नहीं मिलवाया गया। तब नहीं कहा। आज वो पुतिन के समय कह रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई तर्क है, कोई लॉजिक है? जो जी आपके इस प्रश्न का जवाब दो, उसके पहले एक तहसीन पुनावाला ने एक प्रश्न उठाया था कि अमित शाह जी राम मंदिर के शिलान्यास में क्यों नहीं गए थे। तो तहसीन जी को बता दूं मैं कि उस समय न अमित शाह जी गए थे, न जगप्रकाश नड्डा जी गए थे, और उस समय उन्होंने कहा था कि अभी तो आमंत्रण था अमित शाह जी यहाँ दिल्ली के बिरला मंदिर में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और आम जनता के साथ शिलान्यास का कार्यक्रम देख रहे थे, और JP नड्डा बिरला मंदिर में बैठ के कार्यक्रम का JP नड्डा झंडेवालान में बैठे हुए थे और अमित शाह जी बिरला मंदिर में बैठ के इस कार्यक्रम को अपने पार्टी कार्यकर्ता और आम नागरिक के साथ देख रहे थे। चूंकि उन्हें आम नागरिक के साथ बैठकर देखना, इसलिए वो वहां पर नहीं गए थे, वो आमंत्रित थे। तो उसका ये जवाब मैं आपको दे दिया है। दूसरा, अभी अशोक जी आपने जिस बात का जिक्र करा है कि भाई राहुल गांधी इस मामले में सिलेक्टिव क्यों रहते हैं कि जब उनको दूसरे देशों के, कोई मुस्लिम देश से आते हैं, कोई दूसरे देश के लोग आते हैं, तो उनसे जब नहीं मिलाया जाता तो उसका जिक्र नहीं करते। देखिए, अब रूस की बात अलग है, अमेरिका की बात अलग है। तो राहुल गांधी अब पुतिन साहब से मिलना चाहते हैं, जब मालूम है कि पुतिन साहब एक बड़े व्यक्तित्व है, बड़ा देश है, छोटे देशों से राहुल गांधी मिलना नहीं चाहते। और राहुल गांधी का मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूं कि 2024 में 6 दिसंबर को 2021 में पुतिन आए थे, शायद 21 में 23 में आए थे, 8 घंटे के लिए पुतिन साहब जब आए थे, तब राहुल गांधी से कांग्रेस के एक नेता ने कहा था कि आप अगर मिलना चाहते हैं तो आप MEA से बात कीजिए, आप मिलिए कांग्रेस के नेता के रूप में। राहुल गांधी ने उस समय कहा था कि भाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी विदेश के नेता से मिलने से। 4 साल पहले जब पुतिन देश में 8 घंटे के लिए आते हैं, तब राहुल गांधी से जब उनको कांग्रेस के नेता कहते हैं, और आपको नाम भी बता देता हूं मैं, आनंद शर्मा का। आनंद शर्मा कहते हैं राहुल गांधी से कि आप पुतिन से मिलने की कोशिश कीजिए, आप MEA से संपर्क कीजिए। राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है पुतिन से इस समय मिलने का। तो उस समय आप पुतिन से मिलने में इंटरेस्ट नहीं लेते जब आपके आनंद शर्मा आपसे कहते हैं, और आज आप कहते हैं कि हमें मिलना चाहिए। भाई ये तो कट से नहीं होता है, तो सरकार का तय करना है। अगर आपको लगता है तो आप विपक्ष के नेता के रूप में MEA को लिखते हैं,
विदेश मंत्री को लिखा जयशंकर जी को कि भाई मैं मिलना चाहता हूं, सरकार इस पे फैसला करती। आप तय तो करिए। और क्या स्थिति होती है अगर सरकार मुलाकात तय कर देती है और राहुल गांधी देश के बाहर चले जाते हैं आज रात को, कि मालूम पड़ा समय दे दिया और राहुल गांधी देश में नहीं है, राहुल गांधी मिलने नहीं गए उस समय जो समय दिया गया है, तो सरकार की कितनी फजीयत होती। राहुल गांधी इतना भरोसा तो लेके आए कि सरकार समय दिलवाती और आप मिलने जाते हैं। मैंने भी ये सवाल उठाया क्योंकि राहुल गांधी जो है वो कितनी गंभीरता उनकी दिख रही है, इसलिए मैंने भी सवाल उठाया कि अगर उनका समय तय हो जाता और उसके बाद वो नहीं जाते तो क्या कितनी फजीयत होती। यहाँ पर जितने भी है वहां पे तो गए थे ना आदरणीय विपक्ष के नेता। लेकिन मेरा एक सवाल है, समीर जी ने अभी कहा कि सरकार तय करती विपक्ष के नेता किनसे मिले किनसे नहीं मिले। सरकार क्यों तय करेगी? ये हो सकता है, ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि विपक्ष के नेता लिखे MEA को और माननीय फॉरेन मिनिस्टर को, और उनका ब्रीफिंग होना चाहिए कि ये भारत का स्टैंड है, ये बोलना चाहिए जैसे हमेशा होता। पर सरकार क्यों तय करेगी? सरकार तय करेगी विपक्ष का नेता कहा जाकर। तहसीन भाई अगर राहुल गांधी को मिलना था तो क्या राहुल गांधी को एक फोन प्रधानमंत्री से कर देते? वो इतना ईगो क्यों मैं प्रधानमंत्री से बात नहीं करूंगा? देश के प्रधानमंत्री से फोन करके कह देते कि मोदी जी मैं पुतिन से मिलना चाहता हूं। आप इतना ईगो लेकर कोई चाहते कि मैं देश के प्रधानमंत्री से बात नहीं करूंगा, मैं लेटर लिख के नहीं दूंगा। विपक्ष के नेता आप सत्ता में नहीं हो, सरकार तय करेगी आपको किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है। अगर आपको लगता है कि आप मिलना चाहते हैं तो आप चिट्ठी लिख के दीजिए सरकार को। आपको कोई समस्या आती है आप सरकार को चिट्ठी लिख के देते हैं कि नहीं? ये भी अगर चुनाव पे आप आरोप लगाते हो और चुनाव हमसे कहता है कि एफिडेविट दीजिए, तो आप अगर राहुल गांधी ने ऐसी कोई चिट्ठी लिखी होती तो आज वो प्रोड्यूस कर सकते थे, तो वो सरकार को वो कटघरे में खड़ा कर सकते थे कि मैं तो मिलने चाहता था। सीधे PM को फोन कर देते कि मैं मिलना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि मैंने मोदी जी को फोन किया था, मोदी जी ने उसके बाद भी मेरी बात को एंटरटेन नहीं किया। आप कीजिए प्रधानमंत्री को फोन, इसमें किस बात का ईगो है? समीर जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आपसे पूछता हूँ बड़ी विनम्रता से, जब ओबामा साहब आए थे भारत में या उसके पहले जॉर्ज बुश आए थे, जब न्यूक्लियर डील की बात हो रही थी, क्या स्वर्गवासी सुषमा जी या अरुण जेटली जी ने चिट्ठी लिखा था मनमोहन सिंह जी को क्या मैं मिलना है? वो तो अपने आप ही न्योता आया था। ये जो अटकलें लगाए जाते राहुल जी पहुंचेंगे नहीं, देखिए जब राम मंदिर का उद्घाटन होता सारे कांग्रेस के बड़े नेता तब वो भी बैठकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ सुषमा जी और अरुण जेटली की तुलना राहुल गांधी से नहीं कर सकते, क्योंकि वो अटल जी की सरकार में मंत्री रह चुके थे, पहले पद पे रह चुके थे। राहुल गांधी अभी किसी पद पे नहीं रहे, सिर्फ विपक्ष के नेता है। और विपक्ष के नेता के रूप में अगर राहुल गांधी को लगता है मिलना है तो राहुल गांधी अगर एक पत्र लिख देते थे तो राहुल गांधी का कद छोटा नहीं होता इससे। मैं अभी अशोक जी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टिप्पणी करनी जरूरी है, क्योंकि अभी तहसीन पूनावाला जी ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि दरअसल कांग्रेस के नेता भी उस समय राम मंदिर है, सभी बड़े नेता दरअसल उस समय बैठ करके जो है राम मंदिर का कार्यक्रम पब्लिक के साथ देख रहे थे, कार्यकर्ताओं के साथ। सभी की आस्था भगवान राम में है, सभी की आस्था भगवान राम। राधिका जी एक मिनट। उस समय दरअसल कांग्रेस के नेता राधिका खेड़े जैसे नेताओं की लिस्ट बना रहे थे कि जो राम मंदिर के फेवर में बोल रहे थे, जो राम मंदिर जा रहे थे, जो राम मंदिर जाना चाहते थे, ताकि उनको राम मंदिर का उद्घाटन के बाद पार्टी से निकाला जा सके। और राधिका खेड़े का भी लिस्ट में इसीलिए नाम आया। बहरहाल मुझे एक विषय पे अब ये बात आप कहेंगे तो लोग हंसेंगे कि भाई कांग्रेस के नेता जो पब्लिक के साथ देख रहे थे, इसलिए कांग्रेस की भगवान राम में सर। और अब आप हंसाइए नहीं, अब आप गंभीर डिस्कशन को। एक मिनट सर, मुझे अशोक जी से एक सवाल लेना है, मुझे लगता है गंभीरता से, क्योंकि विषय को हम थोड़ा समीर जी जैसे अभी तहसीन जी कह रहे हैं ना कि राम मंदिर का कार्यक्रम घर में बैठ के देख रहे थे, मुझे लगता है वैसा ही महाकुंभ का कार्यक्रम में घर में किन्होंने कुंड बना लिया था और उस कुंड में घर में नहा रहे थे महाकुंभ के कार्यक्रम का। उसी तरीके से घर में बैठकर नहीं, कार्यकर्ताओं के साथ, श्रद्धालु के साथ, अपने बाथरूम में महाकुंभ में स्नान कर रहे थे, श्रद्धालुओं के साथ अपने बाथरूम में स्नान कर रहे थे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ श्रद्धालु के साथ राम मंदिर का उद्घाटन। सर अब मुझे लग रहा है ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, थोड़ा ज्यादा। अशोक सज्जनार जी, कुछ जो है विदेशी राजनयिकों ने भारत के अखबारों में भी लेख लिखे, तो पीड़ा तो वहां भी दिख रही है। और जो है कंवल सिब्बल जैसे वरिष्ठ जो राजनयिक हैं, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, इस तरह से भारत के मित्र राष्ट्र के कोई राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है और इस तरह से कुछ देश के राजनयिक जो है लिख रहे हैं। तो ये उनकी पीड़ा क्या, दर्द क्या है दरअसल? देखिए, दर्द ये है जो अब वहां से रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है और युद्ध को वो खत्म करना चाहते हैं और रूस भी खत्म करना चाहते हैं, ये भी खत्म करना चाहते हैं। उनकी प्री कंडीशंस हैं, प्री कंडीशंस के ऊपर बातचीत हो रही है। अब ये तो ऐसी
ऐसा मंच नहीं है आपके साथ जो बात करते हुए जो सब्सटैंटिव इश्यूज में मैं जाऊं, जो क्या चीजें हैं जो उनको बीच में जो कि वो साथ में नहीं मिल पाते हैं और उसको हल नहीं निकाल सकते हैं। तो इसीलिए वहां से धमकी आ रही है रूस की, जो अगर आपको लड़ाई करनी है तो हम लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, रूस कहता है यूरोप को, और अगर आप लड़ाई करोगे हमसे तो आपको एकदम ऐसे हम सत्यानाश कर देंगे जो आपका तो नाम निशान नहीं रहेगा। तो इसीलिए पीड़ा तो वहां पर बहुत है। अब यूक्रेन का हम सभी देखते हैं जो कैसे वहां पर भी तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है। उन्होंने लिख दिया अपनी मर्यादा, जो रेड लाइंस होती हैं जो एम्बेसडर्स की होती हैं, वो उन्होंने थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर दिया, और इसीलिए उनके ऊपर भी थोड़ा ऐसी कटु वाक्य उनके विरुद्ध कहे गए। और फिर रूस के एम्बेसडर जो हैं उन्होंने भी ये एक परमिशन मांगी, जो मुझे भी एक इसका जवाब देने का वो दिया जाए, अनुमति दी जाए, और कल उन्होंने भी अपना टाइम्स ऑफ इंडिया में वो छपवा दिया है। तो ये मेरे ख्याल से अब पीछे हो गया है, परंतु जो लड़ाई है वो असली तो यहाँ पर नहीं है, वो उधर हो रही है, रूस और यूक्रेन की हो रही है। परंतु आपका ये कहना ठीक है, जो बहुत देश के बाहर वॉशिंगटन में, बीजिंग में, ये सभी लोग बड़ी तत्परता से बहुत ध्यान लगाकर देख रहे होंगे जो आज कैसे प्रधानमंत्री ने मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर वो गए वहां पर, एयरपोर्ट गए रिसीव करने के लिए। वो जाते नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए जाते हैं, आप हाथ पर उंगलियों पर गिन सकते हैं किन लोगों के लिए वो गए, और कैसे गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ, और क्या अग्रीमेंट्स कल निकल कर आएंगी। तो वो तो सब चीन को भी बहुत दिक्कत हो रही होगी, जो कैसे रूस हमारे अधीन सा है एक देश, वो ऐसे भारत हमारे दुश्मन देश के साथ जा रहा है और अपने संबंध बढ़ा रहा है, और वहां पर अमेरिका को भी इससे बहुत दिक्कत हो रही होगी। तो ठीक है, ये सिग्नलिंग तो, मैसेजिंग तो जा रही है, बिल्कुल। लेकिन कुल मिलाकर कल का बड़ा दिन रहने वाला है, क्योंकि कल जो है औपचारिक रूप से जब चर्चा होगी तो भारत और रूस के बीच कुछ बड़े जो है ऐलान हो सकते हैं, जिसका संकेत लगातार अलग अलग तरीके से दिया जा रहा है। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन कह चुके हैं कि जब तक हम बैठ के एक साथ ऐलान नहीं करेंगे तब तक जो है हम किसी चीज़ पर खुलकर नहीं बोलेंगे। तो कल का इंतजार कीजिए, कल भारत और रूस के रिश्ते एक बार फिर से जो कह सकते हैं एक नई ऊंचाई पर होंगे, उसकी प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। दो टूक में आज इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी। नमस्कार।